हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम योर होस्ट मोहित भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडियन ऑटोज़ ब्लॉग। तो आपने हाल ही में देखा होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं अपनी अभी की जो गाड़ी है यानी कि मेरी जेस्ट उससे अपग्रेड का प्लान कर रहा हूं। तो आई वॉज प्लानिंग टू मूव ओवर टू द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट। वहाँ पर मैंने अल्ट्रोज को कंसिडर किया था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे नई Hyundai i20 का वेट करना चाहिए। वेल, माई जॉब इज़ ऑफ सच काइंड कि आज मेरे पास ये गाड़ी है और मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ और इस रिव्यू में बताऊँगा कि इफ़ दिस थिंग इज़ द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक अवेलेबल इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है आप उसे भी दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल आवर अपलोड्स बिफोर एनीवन एल्स। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो, या आपको i20 कैसी लगी। उसी के साथ अपने दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जो बाज़ार में हैं इस वक्त एक नई गाड़ी या नई प्रीमियम हैचबैक खरीदने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, स्टार्टिंग विद इट्स डिज़ाइन फर्स्ट। तो जो इसका फ्रंट फेस है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगा मुझे एंड थैंक्स टू द सेंसर स्पोर्टीनेस डिज़ाइन थीम। उसी के साथ आपको यहाँ पर पैरामेट्रिक ज्वेल इंस्पायर्ड एक फ्रंट ग्रिल मिल जाती है जो कि काफ़ी चौड़ी है और उसी के साथ आपको मर्ज होते हुए अपस्वेप्ट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इंटरनेशनल स्पेक मॉडल पर ऑल एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर Hyundai ने इंडिया स्पेक वेरिएंट में प्रोजेक्टर सेटअप दिया है, बट देन इट कम्स विद एलईडी बल्ब्स। उसी के साथ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और नीचे की ओर एक काफ़ी नीटली डिज़ाइन पियानो ब्लैक डिफ्यूज़र दिया है। इसको स्प्लिटर भी बोल सकते हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। और जो बॉनेट है उस पर काफ़ी शार्प लाइंस हैं, थोड़ा सा लो स्लंग लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट दैट हैज़ बीन डन टू रिड्यूस द ओवरऑल ड्रैग कोफिशिएंट और इसका ड्रैग कोफिशिएंट वैल्यू इज़ 0.33 जो कि काफ़ी अच्छा है फॉर अ कार ऑफ दिस प्राइस। एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ओवर टू द साइड्स एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स सिलुएट। वेल, अगर i20 को साइड की ओर से देखा जाए तो आप ये अंदाज़ा तो लगा पाएंगे कि ये गाड़ी अपने पुराने जनरेशन मॉडल के मुकाबले लंबी है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी की लेंथ अब 10 mm ज़्यादा कर दी गई है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में एंड सेम गोज़ फॉर इट्स व्हील बेस। हालांकि चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया है, बट इसकी हाइट उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, यानी कि 1505 mm। अगर दूसरे बदलाव की ओर नज़र डालें तो मुझे इसके अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, डायमंड कट फिनिश के साथ आते हैं और उसी के साथ आपको Hyundai इस बार साइड स्कर्ट्स भी दे रहा है एंड दीज आर फैक्ट्री फिटेड। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए क्योंकि इस गाड़ी को एक स्पोर्टी अपील देते हैं। उतना ही नहीं, वहाँ पर आपको i20 का मॉनिकर भी मिल जाता है, आपको नीटली एम्बॉस्ड i20 लिखा हुआ मिलता है। और उसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ वो है इसके ORVMs। तो दीज आर समवॉट BMW इंस्पायर्ड और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लीक यूनिट्स हैं, आपको कुछ खास ब्लाइंड स्पॉट नहीं देते हैं, लेकिन उसकी हम बात करेंगे जब हम गाड़ी चलाएंगे। बट देन ओवरऑल द स्टांस लुक्स वेरी स्पोर्टी। हालांकि आपको थोड़ी बहुत वरना की झलक इस गाड़ी में देखने को मिलेगी, बट देन दैट्स एविडेंट बिकॉज इट इज़ समवॉट बेस्ड ऑन द वेरी सेम प्लेटफॉर्म। उसी के साथ अब हम रेयर में चलते हैं, यानी कि इसकी पीछे की प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। पीछे की ओर भी आपको i20 में इसके यूरोपियन डिज़ाइन की झलक दिखाई देगी। हालांकि जो इसके टेल लैम्प्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन उसमें आपको कोई लाइटिंग एलिमेंट नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि आपको एक रिफ्लेक्टर एलिमेंट मिल जाता है, उसी के साथ आपको एक क्रोम एम्बेलिशमेंट भी मिल जाता है। मैं क्रोम का इतना ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि भारतीय बाज़ार में ग्राहकों को क्रोम का थोड़ा सा ज़्यादा चाव रहता है और उसी वजह से उन्हें ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
बट देन मेरा सबसे पसंदीदा डिज़ाइन एलिमेंट जो रेयर फेस को लेकर है वो है इसका रेयर डिफ्यूज़र। ये इसके फ्रंट स्प्लिटर और साइड स्कर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छे से मैच करता है और इस कार को एक स्पोर्टी अपील देता है। यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है जो कि इसकी प्रीमियम अपील को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है। हालांकि मुझे ये कार थोड़ी बहुत वोल्वो जैसी दिखाई पड़ती है। अब वोल्वो की कौन सी कार जैसी दिखाई पड़ती है ये आपको गेस करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक नज़र डाल लेते हैं इसके बूट स्पेस पर। तो यहाँ पर आपको 311 लीटर का ट्रंक वॉल्यूम मिल जाता है। जो इसका लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा हाई ज़रूर है, मगर यहाँ पर आपको स्कफ प्लेट्स दी गई हैं जिसकी वजह से आपके ज़्यादा स्क्रैच या निशान नहीं आएंगे बम्पर के ऊपर। और उसी के साथ आपको एक पार्सल शेल्फ भी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ बूट के ओवरऑल शेप की तो इट्स अ वेरी स्क्वेरिश शेप और उसकी वजह से ये बूट काफ़ी ज़्यादा सामान स्वैलो कर सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये पूरी की पूरी बेंच एक साथ ही नीचे गिराई जा सकती है और एक साथ ही उठाई जा सकती है। बट देन देयर इज़ वन पार्टी ट्रिक ओवर हियर, दैट इज़ द सबवूफर। सिंस दिस कार कम्स विद अ बोस साउंड सिस्टम, उसका सबवूफर यहाँ पीछे बूट स्पेस में माउंट किया गया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी बेस सुनाई देगी। we're finally inside the all new i20। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब इसका जो व्हील बेस है वो 10 mm से बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है अंदर की ओर। फॉर द फ्रंट रो सीट्स यहाँ पर जो शोल्डर रूम है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। लेकिन उसके अलावा हम एक क्विक लुक ले लेते हैं इसके डिज़ाइन पर। तो गाड़ी के इंटीरियर का जो थीम है वो ऑल ब्लैक रखा गया है। हालांकि जो पिलर्स और रूफ लाइनर है वो आपको ग्रेइश टोन में मिल जाते हैं, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इन कंपैरिजन टू द ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन जो कि इंडियन ऑडियंस को काफ़ी प्रीमियम लगता है। हालांकि उसके अपने कॉन्स होते हैं कि वो थोड़ी जल्दी गंदा हो जाता है, बट देन दिस ऑल ब्लैक इंटीरियर लुक्स वेरी अपीलिंग। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मेरा फेवरेट एलिमेंट है ये AC वेंट्स। एक काफ़ी अनक्लटर्ड सा इनको डिज़ाइन दिया गया है, जैसे कि आपने ऑडी की काफ़ी गाड़ियों में देखा होगा या शायद फोक्सवैगन की भी कुछ गाड़ियों में आपको ये देखने मिला होगा। तो आपको AC वेंट्स है वो एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में रहते हैं। जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी फ्लैट है, आपको अच्छी विजिबिलिटी भी मिल जाती है रोड की। अगर मैं यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो दिस सीम्स लाइक अ डायरेक्ट लिफ्ट फ्रॉम द क्रेटा विच अगेन इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसी के साथ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं फॉर द क्रूज कंट्रोल एंड द ऑडियो यूनिट ऑन द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ। ये रेक रीच दोनों के लिए ही एडजस्ट किया जा सकता है। और जो डोर बिन्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, उसके अंदर आप बॉटल रख सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास ये आधा लीटर की बॉटल है तो हम 2 बॉटल इसमें आराम से वेट कर सकते हैं एंड 1 लीटर बॉटल वोंट बी अ टाइट स्क्वीज़। और उसी के साथ अगर मैं सेंटर कंसोल के स्टोरेज स्पेसेस की बात करूं तो यहाँ पर भी आप ये सेम आधा लीटर की बॉटल को काफ़ी आराम से फिट कर सकते हैं। और अगर बात करें फ़ोन चार्ज करने की यहाँ पर क्या सुविधा दी गई है तो आपको एक फ़ास्ट चार्जर मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है जो कि चार्जिंग का काम भी करता है और आपके फ़ोन को इंफोटेनमेंट यूनिट से भी कनेक्ट कर देता है। उसी के साथ आपको एक 120 वॉट 12 वोल्ट का पावर अडाप्टर सॉकेट भी मिल जाता है। बट देन अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है तो आप वायरलेस चार्जिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको कूलिंग का फंक्शन भी दिया गया है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग के दौरान फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इससे वो ठंडे रहेंगे। उतना ही नहीं, ये वायरलेस चार्जिंग पैड एक फास्ट चार्जिंग एनेबल्ड यूनिट है तो आपका फ़ोन काफ़ी तेज़ चार्ज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट की तो ये स्लाइड करके आप आगे भी ला सकते हैं इन केस आपकी सीट काफ़ी आगे की ओर है। उसी के साथ आपको यहाँ पर ठीक ठाक सा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है, आप अपना वॉलेट या गाड़ी की चाबियाँ या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। बात करें ग्लव बॉक्स की तो दिस अगेन इज़ अ कूल्ड यूनिट। अगर आपकी कोई ड्रिंक्स वगैरह हैं तो वो आप इधर रख देंगे, कुछ देर में ठंडी ज़रूर हो जाएंगी। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ सीट्स की तो काफ़ी बड़ी सीट्स हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो इनकी बोल्स्टरिंग है वो भी काफ़ी थिक है फॉर द स्क्वाप एंड फॉर द बैक रेस्ट। और एडजस्टेबल ऑप्शंस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं फॉर द ड्राइवर सीट। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, बैक रेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर नज़र डालें इसके इंफोटेनमेंट यूनिट पर तो वहाँ पर आपको बिगेस्ट डिस्प्ले मिलता है इसके सेगमेंट में
It is a 10.25 inch unit which is also seen on the Creta। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर दिया है Hyundai ने इस गाड़ी में। उसी के साथ इसको 50 कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। ये Android Auto, Apple CarPlay कंपैटिबिलिटी भी ऑफ़र करता है और आप ब्लूटूथ से एक नहीं बल्कि 2 फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी सहूलियत भरा फीचर लगा मुझे। और अगर साउंड आउटपुट की बात करी जाए तो मुझे इसका साउंड आउटपुट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड द रीज़न टू दैट इज़ द बोस साउंड सिस्टम। तो यहाँ पर आपको क्रेटा और वर्ना की तरह 7 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर मिल जाता है एंड ऑल ऑफ दैट इज़ कंट्रोल्ड वाया एन एम्पलीफायर जो फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे फिट किया गया है। आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि Hyundai ने क्रेटा और वर्ना के काफ़ी सारे फीचर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है i20 के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्रेटा के जैसा एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग। इट्स नॉट अ मल्टी कलर सेटअप, सिर्फ ब्लू कलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, बट देन इट लुक्स गॉर्जियस ड्यूरिंग द डार्क टाइम। और मैं लाइटिंग की बात कर ही रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि इसके ORVMs में आपको पडल लैम्प्स भी मिल जाते हैं। बट देन देयर इज़ अनदर स्टैंड आउट फीचर ऑन दिस कार एंड विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, जहाँ पर AQI काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूज़ तक पहुँच जाता है। सो दिस थिंग कम्स विद एन एयर प्योरीफायर दैट गेट्स अ HEPA फिल्टर एंड इट इज़ द ऑक्सी बूस्ट सिस्टम जो कि ऑक्सीजन लेवल को मैनेज करके रखता है। तो Hyundai का कहना है कि यहाँ पर आपको सॉलिड ऑक्सीजन दी गई है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स को मैनेज करके रखती है। उतना ही नहीं, ये AQI भी बताता है एंड इट टेल्स ऑल ऑफ दिस वाया अ लाइट, तो जिसका कलर रेड से ब्लू तक रेंज होता है एंड व्हेन योर कार्स AQI इज़ लेस देन 50 इट शोज़ ब्लू लाइट विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी को ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच सीम्स लाइक अ डायरेक्ट लिफ्ट फ्रॉम द वर्ना। हालांकि एक दो चेंजेस करे गए हैं बट देन मोर और लेस इट इज़ द वेरी सेम यूनिट जो आपको वर्ना में दिखाई देती है। इसमें आपको एक सनरूफ भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। एंड आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट माय फ्रंट सीट एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द सेकंड रो ऑफ सीट्स। तो आगे की तरह पीछे की सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नई i20 की। जो स्क्वाब है वो काफ़ी बड़ा है, उसी की वजह से आपको काफ़ी भरपूर मात्रा में अंडर थाई सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ रिक्लाइन एंगल की तो इवन दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि आप काफ़ी आराम से यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं लंबी दूरी के लिए। लेकिन आपको रिक्लाइन एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। हालांकि आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और जो मिडिल पैसेंजर है उसके लिए आपको कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो आई एम 5'6" और मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नी रूम और लेग रूम अवेलेबल है। हालांकि जो ड्राइवर सीट है वो मेरी ही सीट हाइट के अनुसार सेट की हुई है, तो उस वजह से आई थिंक आई एम गेटिंग अ लॉट मोर स्पेस। अगर कोई 5 फुट 6 इंच से लंबा इंसान आगे की ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा तो वो शायद थोड़ा सा टाइट महसूस करेगा पीछे वाली सीट पे। ऑल्दो हेडरूम इज़ एडिक्वेट और जो शोल्डर रूम है वो भी काफ़ी ठीक मात्रा में आपको मिल जाता है। बट देन अगर आप 3 लोग यहाँ बैठकर सफ़र करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा आपको टाइट फिट ज़रूर लगेगा। अगर मैं चार्जिंग की सुविधा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है फॉर योर फोन्स और उसी के साथ आपको रेयर AC वेंट्स भी मिल जाती हैं। हालांकि इफ़ आई हैड टू नेट पिक तो जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो मुझे थोड़े से फ्लिमजी लगे एंड आई थिंक Hyundai could have done a better job with these things. ऑल्दो यहाँ पर आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जहाँ पर आपको कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं। बट देन ऑन अ लॉन्ग हॉल दिस इज़ अ गुड प्लेस टू रेस्ट योर आर्म। और एक और चीज़ मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको मिडिल पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलती है, बट देन फॉर द अदर 2 पैसेंजर्स यू डू गेट अ 3 पॉइंट सीट बेल्ट। और मैं सेफ्टी की बात कर ही रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ कि Hyundai i20 कम्स विथ 6 एयरबैग्स इन टोटल, जो कि सिर्फ आपको टॉप एंड ट्रिम में ही मिलते हैं। हालांकि बेस वेरिएंट कम्स स्टैंडर्ड विद ड्यूअल फ्रंट एयरबैग। उसी के साथ आपको ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल और इस सब चीज़ जैसे और सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी बात हम करेंगे जब इस गाड़ी को चलाएंगे। तो लेट्स गेट बैक टू द ड्राइवर सीट एंड गेट गोइंग।
फाइनली अब हम चला रहे हैं ऑल न्यू Hyundai i20। तो इस जनरेशन में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.2 लीटर कापा मोटर, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर एंड द 1.5 लीटर टर्बो डीजल जो इस गाड़ी के अंदर फिट किया गया है। तो मैं आपको इसके पावर और टॉर्क फिगर्स बता देता हूँ। दिस थिंग प्रोड्यूसेस 100 PS ऑफ पीक पावर एंड 240 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क। सैडली यहाँ पर आपको एक ही गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है विच इज़ अ 6 स्पीड स्टिक शिफ्ट यूनिट। तो अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो दिस थिंग हैज़ अ लॉट ऑफ टॉर्क ऑन ऑफर। हालांकि इस सेगमेंट में सिर्फ एक टाटा अल्ट्रोज ही ऐसी गाड़ी है जो डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, और अगर उससे कंपेयर किया जाए तो दिस थिंग प्रोड्यूसेस 10 PS मोर पावर एंड 40 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क, जो कि अल्ट्रोज के कंपैरिजन में आपको यहाँ ज़्यादा मिलता है। उतना ही नहीं, आपको जो गियरबॉक्स है उसमें भी आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स यहाँ मिलता है, अल्ट्रोज में आपको 5 स्पीड का ही गियरबॉक्स मिलता है। ऑल ऑफ दैट ऑन पेपर साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग एंड ऑन रोड these numbers and these figure and this configuration comes up as lively as you would think it would be, क्योंकि जो इसका लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज पंच जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि टॉप एंड आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा, बट देन जो डीजल इंजन होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, खास करके जो टर्बो डीजल इंजन होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लो एंड उनका एडिक्वेट होता है, बट देन पावर कम्स इन द मिड रेंज, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आप सेकंड गियर में भी स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे। इवन इन ट्रैफिक यू कैन क्रॉल इन सेकंड गियर इटसेल्फ। पूरे टाइम आप सेकंड गियर में गाड़ी रख के सारा का सारा ट्रैफिक वाला पैच कवर कर सकते हैं। और अगर सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी आई थिंक इट इज़ द थर्ड गियर जहाँ पर गाड़ी ज़्यादातर टाइम रहती है। मोर और लेस यू वुड शिफ्ट इट इनटू फोर्थ गियर, और जो कि आपके ज़्यादातर काम बहुत अच्छे से पूरे कर देगा। अगर हम हाईवेज की बात करें तो द न्यू i20 विद द डीजल इंजन एंड दिस मैनुअल गियर शिफ्ट इज़ हाईली केपेबल इन टर्म्स ऑफ इट्स क्रूजिंग कैपेबिलिटीज़, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया जो इसका इंजन है वो 6th गियर में नियर अबाउट 2000 RPM के आसपास रहता है जब आप 100 या 110 kmph की स्पीड पर क्रूज़ कर रहे हैं। हालांकि इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है और मुझे उसके साथ कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। एंड मूविंग ओवर टू द स्टीयरिंग व्हील, वेल Hyundai के स्टीयरिंग व्हील्स की कुछ ज़्यादा तारीफ़ आपको नहीं सुनने को मिली होगी, बट देन Hyundai इज़ प्लानिंग टू चेंज दिस परसेप्शन विद द i20, और उसके लिए मैं उन्हें एक बहुत बड़ा थम्स अप देना चाहूँगा, क्योंकि जो इस गाड़ी की चैसी है, जो स्टीयरिंग है और जो सस्पेंशन सेटअप है वो इसको लास्ट जनरेशन मॉडल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग बना देता है चलाने में। ऑल्दो स्टीयरिंग इज़ अ लिटिल वेग कि आपको जो सेंटर के आसपास थोड़ा सा डेड ज़रूर लगेगा, इट्स नॉट एज डायरेक्ट एज ए वोक्सवैगन पोलो, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन, क्योंकि सिटी स्पीड्स पर ये स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है और हाईवे स्पीड्स पर ये अपना वेट गेन कर लेता है। लेकिन अगर आप कॉर्नर्स में जाएंगे यू वुड नेवर रन आउट ऑफ ग्रिप। आपको अंडर स्टीयर भी ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वी वर डू टेकिंग शार्प कॉर्नर्स एट स्पीड्स ऑफ 70 और से 80 एंड दिस थिंग वाज प्लांटेड, तो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि Hyundai का एक परसेप्शन है फ्लोटी राइड्स को लेके विच आई इवन कंप्लेन्ड ऑफ विद द नियोस टर्बो, बट देन i20 इज़ श्योरली चेंजिंग दैट परसेप्शन। और इसी के साथ अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इट इज़ ऑन अ सॉफ्टर साइड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जैसे हम इस ब्रेकर पर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाउंस था, बट देन द कार एब्जॉर्ब द बम्प विद ग्रेस। और ये सब चीज़ें इसको जब रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि अपना पॉइज़ नहीं छोड़ती है। एंड इवन ऑन द हाईवे जहाँ पर थोड़ा सा रोड में डिस्टर्बेंस होता है तो इट जस्ट डजंट वैलो अराउंड जैसे पुराने Hyundai की गाड़ियाँ करती थी। तो दैट इज़ समथिंग Hyundai हैज़ रियली heard of from customers point of view and us critics point of view, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। But then overall driving the all new i20 feels really great। और अगर जिस सवाल से हमने शुरू किया था कि क्या ये अल्ट्रोस से बेटर है चलाने में, मैं उस पर वापस आऊँ तो आई श्योरली थिंक इट इज़ बेटर दैन अल्ट्रोस।
थैंक्स टू इट्स डीजल इंजन, क्योंकि ये ज़्यादा पावर बनाता है, ज़्यादा टॉर्क बनाता है, विच यू विड ऑब्वियसली लाइक। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि इस ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क बनाने के वजह से ये इंजन फ्रूगलिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू Hyundai इसकी क्लेम्ड माइलेज इज़ अराउंड 25 किलोमीटर पर लीटर, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है फॉर अ डीजल इंजन। तो हम भी जो इसको चला रहे हैं, हमें ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड रहने के बाद भी 17 से 18 का माइलेज दे रहा है। तो एंड आई थिंक व्हेन क्रूजिंग ऑन हाईवे दिस वुड श्योरली इंक्रीज टू 20, 21 even more than that, and that completely depends upon your driving circle and your driving traits, जो आप कैसे गाड़ी को चला रहे हैं, कितना ज़्यादा ब्रेक कर रहे हैं, कितना ज़्यादा क्लच का यूज़ कर रहे हैं। इन जनरल हाई NVH लेवल्स को डीजल इंजन के साथ एसोसिएट किया जाता है, एंड अ बिग रीज़न फॉर दैट इज़ द नेशनल डीजल इंजन। ओके, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी टर्म हो गई, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो फिएट का 1.3 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन था, जिसको मारुति, टाटा, टोयोटा सब लोग यूज़ करते थे। तो उस इंजन की आवाज़ अच्छी खासी थी, उसमें वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन आवाज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा आती थी। अगर उस इंजन से हम नई i20 को कंपेयर करें, या फिर इस नए इंजन को i20 के पुराने 1.4 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से कंपेयर करें, तो इसकी आवाज़ आपको उतनी ज़्यादा तो नहीं लगेगी। हालांकि आई वुड स्टिल से कि जो इंसुलेशन है वो थोड़ी बेटर हो सकती थी। जैसे बॉनेट में आपको कोई इंसुलेशन नहीं मिलती है, ऑल दैट यू गेट इज़ अ हीट शील्ड इन बिटवीन द कैबिन एंड द इंजन बे। उसके अलावा आपको कोई एज सच इंसुलेशन दिखाई नहीं देगी अंडर द हुड। तो वो एक चीज़ है जो Hyundai अच्छी कर सकता था, क्योंकि इस इंजन की एज सच आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने इस इंजन को वेन्यू में देखा है, वर्ना में देखा है, सेल्टोस में देखा है, सोनेट में देखा है, क्रेटा में देखा है, और वहाँ पर भी दिस इंजन इज़ प्रेटी साइलेंट। और रिफाइनमेंट की बात करें तो फॉर सम अनसर्टेन रीजंस यहाँ पर मुझे ये इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं लगा। आई कुड ऑब्जर्व सम वाइब्स ऑन द ORVMs, तो वो एक चीज़ है शायद Hyundai बेटर कर सकता था। बट देन इट्स अ टॉर्की मोटर एंड इट श्योरली ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन टू योर फेस, जिसकी वजह से आप इसके NVH लेवल्स को शायद उतनी तवज्जो ना दें। अगर हम इसके गियर बॉक्स और क्लच एक्शन की बात करें तो द लैटर इज़ वेरी लाइट। जो इसका क्लच एक्शन है बहुत ही लाइट है, और जो क्लच का ट्रैवल है वो भी काफ़ी छोटा है, तो जिसकी वजह से आई डोंट थिंक नोबडी वुड फाइंड अ इशू कि इसको शहर में चलाने में, हाईवे में चलाने में, या कहीं भी चलाने में क्लच दबाने में दिक्कत होगी। अगर गियर एक्शंस की बात करें तो द गेट्स आर प्रिसाइज, दे आर वेल डिफाइंड। तो ऐसा नहीं है कि आप अटक रहे हैं आपके गियर, या कुछ आपको क्लंकीनेस फील हो रही है, ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं होगा। एंड इंस्टेड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गियर बॉक्स दैट आई हैव सीन इन दिस वेरी सेगमेंट। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि अगर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन चाहिए तो आप पेट्रोल की ओर जा सकते हैं, क्योंकि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन कम्स विद अ 5-speed मैनुअल एंड अ CVT बॉक्स, while the 1 liter turbo petrol motor comes with a 6-speed IMT and a 7-speed DCT gearbox. So now we are driving the turbo petrol with the 7-speed DCT. Well, the first thing I want to talk about this motor is its tractability and torque. तो यहाँ पर आपको एक 3 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एंड इट यूजेस अ टर्बोचार्जर फॉर द इंडक्शन, जिसकी वजह से जो 3 सिलेंडर की टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो इंटैक्ट रहती हैं, और उसकी जो फ्रूगैलिटी है यानी कि उसका माइलेज देने वाला जो अंदाज़ है वो भी इंटैक्ट रहता है। लेकिन टर्बोचार्जर आने की वजह से ये इंजन ज़्यादा क्षमता में पावर और टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 120 PS की पीक पावर और 172 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलता है। और ये जो इंजन है ये आपको वेन्यू, वर्ना और
सोनेट जैसी गाड़ियों में भी देखने को मिलेगा। वेल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इंजन इज़ कमिंग ऑन अ प्रीमियम हैचबैक। हालांकि Hyundai ने इस इंजन को नियोस टर्बो में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ऑरा में भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट इन अ स्लाइटली डीट्यून्ड अवतार। वहाँ पर ये इंजन 100 PS की पीक पावर बनाता है। हालांकि टॉर्क आउटपुट 172 न्यूटन मीटर ही रहता है। लेकिन हम बात करते हैं कि i20 में ये इंजन कैसा है चलाने में। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वाले इंजन के साथ i20 को चलाने में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो जो इसकी आवाज़ है वो काफ़ी थ्रम्पी है। तो इन कंपैरिजन टू डीजल, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्लैटर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक सॉलिड थ्रम देखने को मिलता है, विच अगेन एंटरटेन्स यू इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉइस। और अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो दिस इज़ अ 7-स्पीड DCT। जैसे कि आपको पता होगा DCT में 2 क्लच होती हैं। वन ऑफ योर क्लच वर्क्स फॉर द गियर्स लाइक 1, 3, 5, 7, आई मीन द ऑड नंबर ऑफ गियर्स। और जो दूसरी क्लच होती है वो 2, 4, 6 यानी कि इवन नंबर के जो गियर्स हैं उनके लिए काम करती है। तो दिस गियर बॉक्स इज़ फास्ट एट शिफ्टिंग। हालांकि स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी जो है ये छोटी है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है इस इंजन के हिसाब से। और आपको जो गियर लीवर है उससे आप गियर्स को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं बाय लाइक पोकिंग द गियर लीवर। उसको आगे पीछे करेंगे तो आपके गियर्स भी अप डाउन हो जाएंगे। अगर ट्रैक्टेबिलिटी की वापस अगर मैं बात करूँ तो लो एंड जो इसका ग्रंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉप एंड भी सफिशिएंट है। तो अगर स्पीड्स की बात करी जाए तो तीसरे गियर में ये गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर आराम से चले जाती है। और क्रूजिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इट इज़ एप्ट एट क्रूजिंग एज वेल। तो अगर आपका मन नहीं है कि आप डीजल इंजन की गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, बिकॉज इट्स बीन एन इशू इन NCR रीजन, जहाँ पर जो डीजल गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ 10 साल के लिए रजिस्टर होती हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ सिर्फ 15 साल के लिए रजिस्टर होती हैं। तो पेट्रोल मेक्स फॉर अ बेटर डील। और जो 1.2 लीटर पेट्रोल है उसके पावर फिगर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, देन दिस वन इज़ द इंजन यू शुड बी कंसिडरिंग। और उसी के साथ एक जो बहुत बड़ा इस इंजन का पहलू सामने आता है वो ये है कि क्योंकि ये काफ़ी सारी गाड़ियों में अब यूज़ हो रहा है, तो इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस होगी या जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि कोई भी कार मेकर अगर अपने किसी इंजन को 3 या 4 गाड़ियों में आपको उपलब्ध करा रहा है और फिर अपने एक और सिस्टर ब्रांड की गाड़ियों में भी उपलब्ध करा रहा है, दैट मीन्स दिस इंजन इज गोना लास्ट लॉन्ग। अगर आप इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि Hyundai अपने टर्बो वेरिएंट्स में कुछ एक स्पेशल चीज़ें देता है, जिसमें से सबसे पहली है इंटीरियर में रेड एक्सेंट्स। तो i20 के भी टर्बो वेरिएंट्स में यहाँ पर आपको रेड एक्सेंट मिल जाते हैं फॉर द स्टिचिंग ऑन द लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, ऑन द सीट्स एंड ऑन योर गियर नॉब एंड योर डैशबोर्ड एंड AC वेंट्स एज वेल। उसी के साथ जो आपके पेडल्स हैं दे आर फिनिश्ड इन मेटल, तो काफ़ी स्पोर्टी अपील तो मिलती ही है। और उसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि आपको टर्बो के बैजेस मिल जाते हैं एंड द फ्रंट ग्रिल दैट इज़ फिनिश्ड इन ग्लॉसी ब्लैक, और वहाँ पर भी आपको एक टर्बो का बैज मिल जाता है, जो कि चीख कर ये तो ज़रूर बताएगा कि ये गाड़ी Hyundai के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर के साथ आती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये इंजन है इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्ज है। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता है तो लेट्स गेट गोइंग। जैसे कि आपने देखा कि जो इंजन की आवाज़ है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है और पुल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस इंजन। हालांकि माइलेज में भी अच्छी खासी माइलेज देता है, ऑल्दो वी विल बी कमिंग अप विद अ वेरी डिटेल्ड टैंक टू टैंक मेथड माइलेज टेस्ट फॉर दिस वेरी पर्टिकुलर वेरिएंट सून। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इस वीडियो में द ऑल न्यू i20 के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। हमने इस गाड़ी को लगभग 8 घंटे चलाया, कंबाइनिंग द ड्राइविंग टाइम ऑफ टर्बो डीजल वेरिएंट एंड द टर्बो पेट्रोल वेरिएंट। और अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो हमने इन दोनों गाड़ियों को लगभग 300 किलोमीटर चलाया है। तो इट्स बीन अ रियली लॉन्ग डे फॉर अस। बट देन कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, जो मैंने बताया था कि आई एम ऑन अ हंट फॉर अ प्रीमियम हैचबैक। हालांकि मैं अभी जेस्ट चला रहा हूँ, हमने ये अपने पुराने वीडियो में बताया था, एंड आई एम लुकिंग टू बाय अ न्यू प्रीमियम हैचबैक एनी टाइम सून। हमने ऑल्ट्रोस को कंसिडर किया था, बट देन वी सेड दैट वी वुड रियली लव टू वेट फॉर द ऑल न्यू i20।
और आज इसे चलाने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दैट कॉम्पिटिशन इज़ श्योरली हीटिंग अप बिकॉज द i20 टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस दैट अल्ट्रोज डज। और उतना ही नहीं, ये उससे कुछ आगे जाती है अपनी फ़ीचर लिस्ट के वजह से, क्योंकि इसकी जो फ़ीचर लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, जो इंजन ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो गियर बॉक्स ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और उस लिहाज से अब मैं वापस सोचने पर मजबूर हो गया हूँ इफ़ I should be picking up the Altroz or the i20. But then as of now this thing has topped my list at least, but then I would really love to wait for the Altroz Turbo Petrol. तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करना चाहूँगा तो आई वुड से इफ़ यू आर इन द मार्केट यू रियली वांट टू गेट अ प्रीमियम हैचबैक जो कि फीचर लोडेड हो, काफ़ी सुंदर दिखती हो, इट गेट्स अ यूरोपियन डिज़ाइन, आपको ऐसा ना लगे कि ये गाड़ी इंडिया स्पेसिफिक बनाई गई है, i20 is the car for you. So this was all from my side. I'm your host Mohit Bhardwaj, taking a leave from you guys. So till then, take care. But before I leave, make sure to subscribe to our YouTube channel. Do press the bell icon to get notified for our future uploads. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अगर वो एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं उनका डिसीजन आसान हो पाए। आप कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आपको i20 कैसी लगी।